सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टीचर्स अनअकैडमी। आज से हम लोग इसमें सीटेट की मैथ की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपका सीटेट मैथ्स में पेपर 1 एंड पेपर 2 में कोई भी प्रॉब्लम होता है, आपको लगता है कि सर मुझे मैथ समझ में नहीं आती है, अगर मैथ को बेसिक लेवल से समझाया जा सकता है, उसके कंटेंट को समझाया जा सकता है, उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और जो फरवरी 2026 में आपका एग्जाम होने वाला है उसमें कैसे आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे, 30 आउट ऑफ 30 कर पाएंगे, मैक्सिमम स्कोर कैसे अचीव कर पाएंगे और दोनों पेपर में, और इसकी पैडागॉजी है उस पर भी बात करेंगे। आज का जो क्वेश्चन है हमने मिक्स क्वेश्चंस लिए और इनको आसान भाषा में, सरल भाषा में समझाएंगे। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है कि आप चाहते हो सीटेट का ये टॉपिक हमें या ये वाले यूनिट के क्वेश्चंस कराया जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक के, तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, तो मैं आपकी वो टॉपिक में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो ये चैनल नया बनाएगा, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चंस लिए वो 2024 के लिए, क्योंकि आपको पता है लास्ट एग्जाम 2024 में ही कंडक्ट हुआ था, तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने आज कवर अप करूंगा मैं आपके साथ। चलिए, पहला क्वेश्चंस जो है बच्चों, ये 14 दिसंबर 2024 को आया था। ये टाइम इसका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है। एक सम ऑफ रुपीज 8,000 बिकम्स रुपीज 9,500, यानी 8,000 रुपए जो है 9500 बन जाते हैं एट 7.5% पर एनम, 7.5% पर एनम की ब्याज की दर से एक्स ईयर्स में एट सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि यहां पर टाइम के बारे में जिक्र नहीं किया गया, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सम इन द सेम टाइम, यानी जो टाइम आप निकालोगे उसी समय में जो अमाउंट 8,000, जो प्रिंसिपल 8,000 रुपए है, जो हमारा मूलधन 8,000 रुपए है, वो 20% की ब्याज की दर से हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पर निकालना है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको एनुअली कैलकुलेट करना है। आइए देखो बच्चों, जब भी सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी सवाल आएगा, हमारे पास केवल एक ही फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। इस फॉर्मूले से सिंपल इंटरेस्ट के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब सर सिंपल इंटरेस्ट कितना, आप खुद से सोचो। आपने 8,000 रुपए बैंक में जमा करें, सम यानी उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, मूलधन। जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ये सब पैसा क्या है, हमारा मूलधन है, हमारा प्रिंसिपल है बेटा। तो 8,000 रुपए आपने बैंक में डिपॉजिट करा, या सम ऑफ मनी 8,000 रुपए है आपके पास, वो 9,000 रुपए 500 रुपए हो गई, 9,500। सोचो बेटा, आपके पास 8,000 रुपए है, अब 9,500 बन गए। कितने रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है 9,500 माइनस 8,000, 1,500 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। जो पैसा अतिरिक्त मिलता है, जो एक्स्ट्रा होता है, जो प्रॉफिट होता है, वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो 1,500 रुपए हमारा क्या गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया बच्चों। प्रिंसिपल हमारा 8,000 रुपए हमको दे रखा है, रेट हमको 7.5% की बात कर रहा है, टाइम हमको फाइंड आउट करना है कितने टाइम में हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। आइए बच्चों कट्टम कट्टी करते हैं, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो यहां बढ़ाएंगे, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया। ठीक है, ओके। 25 से कटेंगे 3 बार बेटा, 25 से कट करेंगे 2 जीरो 4 बार। ओके, ये 3 से 5 कट जाएगा इतने बार, 4 से कट जाएगा 2 बार, 5/2 आ जाएगा टाइम, 2.5 ईयर। समय कितना आ गया, 2.5 साल। अगर समय हमसे बोलता है कितना होगा, तो हम सवाल का आंसर 2.5 ईयर कमेंट कर देते, यानी ऑप्शन टिक कर देते, आ जाता। अब उसने क्या कहा, व्हाट विल बी द अमाउंट, कि कितना अमाउंट होगा, कितना बेटा अमाउंट की बात करी, यानी मिश्रधन की बात कर रहा है। अमाउंट वो होता है जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इंक्लूड होता है बच्चों। ऑफ द सम इन सेम टाइम, टाइम विल बी द 2.5 ईयर at 20% per annum if compound interest is compounding yearly, यानी 2.5 को अगर हम ईयरली कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो पहले 1 साल होगा, फिर दूसरा साल होगा बेटा, फिर 0.5 ईयर होगा बेटा। क्लियर है? 20% पर एनम की रेट है, यानी पहले साल 20% ब्याज लगेगा, दूसरे साल 20% ब्याज लगेगा, फिर 0.5 का मतलब आधा साल है। अगर ब्याज की दर 20 साल पर महीने पर ईयर है, तो आधे साल की यानी 6 महीने की ब्याज 10% पर एनम रह जाएगी। बोलो हाँ और ना। अब बच्चों क्या करना है, हमको अमाउंट निकालना है, वो भी किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताता हूं तरीका। अमाउंट निकालना, जब भी प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट आप कर देंगे तो आपको डायरेक्टली अमाउंट निकल आएगा।
कभी भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट, प्रिंसिपल और रेट में कोई भी दो चीजें दे रखी हैं, तीसरी फाइंड आउट करनी, तो आप यही फॉर्मूले से डायरेक्टली सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक के थ्रू लगा सकते हैं। आइए बच्चों, अमाउंट हमें निकालना है बेटा। प्रिंसिपल हमारा सवाल में 8,000 रुपए है। रेट कितना है बेटा? 2.5 साल। पहले 20% है तो 100 रुपए हमने बैंक में जमा करा, वो 120 हो गया। फिर दूसरे साल फिर से 100 रुपए जमा करा, 20% हमको रेट मिली, 120 हो गया। आधे साल में 10%, 100 रुपए जमा करा बैंक में, 10% हमको इंटरेस्ट मिला, 100 रुपए पे 10 रुपए यानी कि 10 रुपए मिला और वो 110 हो गया। यही वैल्यू आपको अमाउंट बताएगी। क्लियर है? आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब सॉल्व करोगे तो सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 0 2 0 3 0 4 0, 2 0 2 0 4 0 कट गया, 1 0 2 0 से ये भी कट गया। अब आपको ये मल्टीप्लाई करना है और आपका डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा, आंसर आ गया। अगर हम यूनिट डिजिट का सहारा लें, ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखें, यहां पे आखिरी में 4 आ रहा है, यहां पे 6 और 2 आ रहा है। अगर हम आखिरी का नंबर चेक करेंगे तो यहां पर 8 है बेटा, और 12 बच गया, और ये भी 12 बच गया, और ये भी 11 बच गया। 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 बन जा 32। आखिरी में 2 आएगा और यूनिट डिजिट के हिसाब से सवाल का आंसर डी ऑप्शन होगा। बोलो हाँ। यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है? इकाई अंक होता है बेटा। तो हम क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट मल्टीप्लाइंग बाय, विदाउट पूरा मल्टीप्लाइंग ना करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट डिजिट का मतलब मैंने बच्चों कौन सा टेक्निक लगाया? 8 में 2 का मल्टीप्लाई करा 6 आया, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करा 2 आया, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करा 2 आया। यानी ये मुझे पता चल गया लास्ट में 2 बचेगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन था, ये था, है ना। आपको लगता है कि सर हमें थोड़ा मल्टीप्लाई करिए, तो आप पूरा जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12,672 रुपए। कंपाउंड क्या होगा? अमाउंट होगा बेटा। क्लियर है? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। ये दो फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं। सिंपल इंटरेस्ट में ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने बता दिया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर डी ऑप्शन था, ईरा। अगर आपने कभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है बेटा पहले, तो इस वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्यूशन बनाइए और हमारे आंसर्स के साथ जरूर मैच कीजिएगा। आइए, ये दूसरा क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक के ऊपर है बेटा। फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ प्लेयर इन लास्ट 11 मैचेस प्लेड बाय हिम और हर। यानी आखिरी 11 मैचों में लिए गए विकेटों का संख्या आपको दे रखा है 102403111241। कह रहा क्या डिफरेंस होगा बिटवीन मीन और मोड के बीच में। समझिए बेटा, मीन क्या होता है? मीन मतलब होता है बेटा, हिंदी में इसको मीन को माध्य कहते हैं बच्चों। मीन को क्या कहा जाता है? माध्य। इसी को बेटा अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। अलग अलग वर्ड है लेकिन काम दोनों का एक है, ये आपको ध्यान रखना है। एवरेज भी कहा जाता है बेटा, एवरेज जिसको आप औसत बोलते हो, एवरेज औसत। अरिथमेटिक मीन को हिंदी में बेटा समानांतर माध्य कहा जाता है। इन सबका मीनिंग एक ही होता है बेटा, इन सबका मीनिंग एक ही है कि सभी ऑब्जर्वेशन को सम ऑफ ऑल आइटम, क्या करना है? सम ऑफ ऑल डेटा, जितना भी डेटा है बेटा उसको सम कर दो, डिवाइडेड बाय बेटा नंबर ऑफ डेटा है। बोलो हाँ जी, बोलो यस और नो। तो नंबर ऑफ डेटा, जितने भी डेटा दे रखे हैं उन सभी को सम कर दीजिए। आइए, 1 + 0 बेटा 1 होता है, +2 3 होता है, +4 7 होगा, +0 + 3 10 होगा, +11 +12 +14 +18 +19 क्या होगा? तो 4 और 1 5, 2 7, 2 9, 3 12, 4 16, 2 18 और 1 19। तो अगर हम मीन की बात करें तो इसका सम कितना आ गया बेटा? 19 आ गया। कितने नंबर से? तो उसने बोला 11 मैचेस प्ले किए गए, तो 19/11 क्या इस सवाल का मीन आ गया बेटा। क्लियर है बेटा? तो मीन कभी भी आपको निकालना है, जितने भी डेटा दे रखे उन सभी का सम कर देंगे, योग कर देंगे, बट एक कुल डेटा के यानी कुल संख्या से भाग दे देंगे बेटा। अब आता है बच्चों, क्या मोड की बात करता है। व्हाट इज मोड? मोड को हिंदी में बेटा कहते हैं बहुलक। क्या कहते हैं? बहुलक। अब मोड बेटा वो होता है जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट करे, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर बेटा है, जो रिकरिंग डिजिट होती है, जो बार बार रिपीट करने वाला नंबर होता है, वह संख्या जो बार बार आए, वह अंक जो बार बार आए बेटा। यहां पर कौन सा ऐसा नंबर है जो बार बार आ रहा है? 1 को देखिए बेटा, 1 मुझे ज्यादा बार रिपीट दिखाई दे रहा है,
4 बार रिपीट हो रहा है, 2 तो केवल 2 ही बार रिपीट हो रहा है, 0 भी 2 बार आ रहा, तो 1 क्या है, ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो इस सवाल का मोड क्या हो गया, 1 हो गया बेटा। इस सवाल का मोड क्या हो गया, 1 हो गया। एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूं बच्चों, अगर मान लीजिए किसी दरमियान ऐसा होता है, मान लो डेटा लिखा हो 1 2 3 1, तो इसका मोड तो बेटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन सर अगर इसी में बेटा एक और नंबर आ जाए 2, तो 1 भी 2 बार रिपीट हो रहा है और 2 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इस सवाल का मोड हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगर यहां पर 3 भी आ जाए तो 3 भी 2 बार रिपीट कर रहा है, तो इसका मोड बच्चा 3 हो जाएगा। बोलो हाँ जी ना हाँ जी। अगर मान लो कोई डेटा 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसका मोड क्या होगा बेटा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसका मोड 0 हो जाएगा बेटा। कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। कोई एक नंबर ज्यादा बार रिपीट करे तो सिर्फ वही मोड होगा, कोई 2-3 नंबर है जो सेम टाइम रिपीट कर रहे हैं तो वो मोड हो जाएगा। इफ नो नंबर इज रिपीटिंग देन मोड विल बी द ऑलवेज 0 बच्चा। आइए तो यहां तक क्लियर है। नाउ वी आर डिफरेंस की बात करते हैं, तो मीन माइनस मोड का डिफरेंस निकालना है बच्चों। आइए डिफरेंस ले लो बेटा, 19/11 -1, तो एलसीएम ले लोगे बेटा 19 - 11 8/11, सवाल का ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। तो आज आप 2 चीजें सीख गए हैं, मीन निकालना सीख गए हैं, मोड निकालना सीख गए। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा इजिली मीन और मोड आप निकाल ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, सी ऑप्शन ही आ रहा था ना, हाँ सी ऑप्शन। ये तीसरा क्वेश्चन है, ये भी 2024 का है। वीडियो को पॉज करिएगा और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा। पहला जो क्वेश्चन था बच्चों वो था सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से, सेकंड क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से, तीसरा क्वेश्चन नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी विभाजकता के ऊपर है बेटा। पॉज करके बनाया। आइए एक 9 डिजिट नंबर हमारे सामने वो लिखा हुआ है 565x लिखा हुआ है, 9274y लिखा हुआ है। इस डिविजिबल बाय नंबर 88 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको मेनली क्या करना है, यहां पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। जैसे x और y की वैल्यू यहां निकाल के पुट कर देंगे, आंसर आपका निकल आएगा। अब यहां पर आती है कॉन्सेप्ट की बात बच्चों। कोई भी नंबर बेटा दुनिया का अगर 88 से डिवाइड हो रहा है, तो आप डायरेक्ट 88 से तो भाग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि नंबर भी कंप्लीट नहीं लिखा है, तो इस 88 के फैक्टर करने पड़ेंगे। तो हमेशा कोई भी नंबर दुनिया का अगर वो अपने आप से कट रहा है, तो वो अपने को प्राइम फैक्टर से भी कटना चाहिए बेटा। मैंने कोई वर्ड बोला है को प्राइम नंबर, क्या बोला है, को प्राइम नंबर से। किससे कटना चाहिए, को प्राइम नंबर से भी कटना चाहिए। ये क्या होता है सर, सह अभाज्य नंबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, सह अभाज्य नंबर होते हैं। सह अभाज्य संख्या वह नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर अलग होता है बेटा, को प्राइम नंबर अलग है बेटा, ठीक है। तो ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर से कटने चाहिए। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो आपस में बिल्कुल भी कॉमन ना हो, उसमें सिर्फ कॉमन होता है तो 1 कॉमन होता है बेटा। अगर हम 88 की बेटा फैक्टर कर दें, तो आप देख सकते हैं 11 × 8 88 होता है, 44 × 2 88 होता है बेटा। यही तो बेटा हुआ है ना। और तीसरा क्या होता है, 88 × 1। यही तो 3 तरह का आप पेयर बना सकते हो। 88 के अगर आप फैक्टर करना चाहो, पेयरिंग करना चाहो, तो 88 × 1, 11 × 8, 24 × 2 या 22 × 4 ऐसे ही कर पाओगे बेटा। बट कौन से को प्राइम फैक्टर है, कौन से को प्राइम, देखो 22 और 4 में कॉमन है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, ये नहीं है। ये 44 और 2 में यहां पर भी 2 है और यहां तो 2 है, ये भी फैक्टर नहीं है। तो एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है, और 88 से तो डिवाइड करना, तो हम ये वाला नंबर पिकअप करेंगे। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई बेटा। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, अगर कोई संख्या 88 से कट रही है, इसका मतलब वो 11 और 8 दोनों से कटनी चाहिए, क्योंकि 11 और 8 क्या है, को प्राइम नंबर है। जैसे मान लो बेटा कोई संख्या 12 से कट रही है, तो हम इसके को प्राइम फैक्टर करेंगे 4 और 3। 4 और 3 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कॉमन है तो सिर्फ 1 कॉमन है बच्चा। तो 4 से कोई नंबर कट रहा है, 3 से कट रहा है, दैट मीन इट इज डिविजिबल बाय 12 ऑल्सो। क्लियर है, सी समझ में आ गया। तो को प्राइम नंबर है जिन दोनों नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1। इतनी बात क्लियर हो गई, ये भी हटा दे रहा हूं, ठीक है। 11 और 8 की डिविजिबिलिटी की बात करेंगे। अब जो 8 है ना बच्चों, 8 ये कहता है कि कोई नंबर अगर 8 से कट रहा है, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 8 से अगर डिविजिबल है, तो वो ये कहता है कि लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। अब एक रूल समझाता हूं, कोई नंबर अगर 2 से कटता है,
तो उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए बच्चों? यूनिट डिजिट होना चाहिए क्या? एक इवन नंबर होना चाहिए। यूनिट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। अगर कोई नंबर n 2 की पावर 2 यानी 4 से कट रहा है बेटा, तो उसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाएंगे तो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा, या लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए। अगर कोई नंबर 2 की पावर 3 से कट रहा है यानी 8 से कट रहा है, तो उसकी लास्ट 3 डिजिट बेटा 8 से कटनी चाहिए। लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट क्या होनी चाहिए? 8 से कटनी चाहिए, या लास्ट में 3 जीरो होने चाहिए। ये 8 से कटनी चाहिए, 4 से या 2 से, ठीक है। तो ये 8 की डिविजिबिलिटी कहता है। ऐसे 16 होता तो लास्ट की 4 डिजिट किससे होनी चाहिए? 16 से कटनी चाहिए, लास्ट में 4 जीरो होने चाहिए, तो नंबर कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। ये रूल समझ में आ गया? इसको भी हटा देता हूं, आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, कहीं पर भी रूल बुक बना के नोट कर लीजिए। अब 8 का मतलब लास्ट के 3 नंबर 8 से कटने चाहिए। कौन से लास्ट 3 नंबर है? ये उठाइए, 7 4 वाई। आइए बेटा, 7 4 और वाई, ये नंबर 8 से कटना चाहिए, ठीक है। तो नंबर क्या होगा? पूरा 8 से कट जाएगा। अब 8 की टेबल पढ़िए, 8 9 जा 72 होता है बेटा। क्या होता है? 8 9 जा 72 होता है। मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूं, ये रहा 74 वाई। 8 से डिवाइड करना, 8 9 जा 72 होता है, 2 कैरी 2 वापस आएगा और ये वाई लिखा जाएगा। अब आपको देखना 2 के साथ वाई लिखा है, वाई की जगह यहां पे कोई भी डिजिट आ सकती है, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। अब आप देखिए 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ऐसा कौन सा नंबर है 20 से लेकर 29 तक जो 8 से डिविजिबल होता है? आप जानते 8 3 जा 24 होता है, 8 3 जा क्या होता है? 24 होता है। तो y के प्लेस पर क्या आएगा बच्चों? 4 आएगा। y के प्लेस पर 4 आएगा, ये कंफर्मेशन हो गया। अब y के प्लेस पर 4 रख के देखो, 8 इंटू 9 72 और 2 8 3 24, नंबर कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो ये रूल आपको समझ में आ गया। इसके थ्रू आप ये जान गए कि भैया ये हटा देता हूं और y की वैल्यू 4 आ गई। कैसे आ गई मैंने आपको ये बता दिया। नाउ अब हमारी बारी है 11 को चेक करने में। मैं डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए सवाल में टाइम लगेगा आपको समझाने में, ठीक है। अब बच्चों क्या आता है कि 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 11 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसकी अल्टरनेट डिजिट का सम, किसका बेटा? अल्टरनेट डिजिट का सम जो करेंगे, अल्टरनेट डिजिट का सम जो करते हैं, सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट, अल्टरनेट डिजिट का सम का जो डिफरेंस होगा बेटा, डिफरेंस जो होगा वो या तो 0 हो, या तो 11 हो, या तो 20 हो, एंड अप टू सो ऑन 11 का मल्टीपल हो, तो नंबर हमेशा 11 से कट जाएगा। समझे बात को? अल्टरनेट मतलब इवन प्लेस की डिजिट का सम कर दो, ऑड प्लेस की डिजिट का सम कर दो, और दोनों के सम को माइनस कर दो। अगर 0 आ जाए, या 11 आ जाए, या 22 आ जाए, या 33 आ जाए, या 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, वो नंबर हमेशा 11 से कट रहा होगा। क्लियर है? ये रूल हो गया। अब देखो नंबर क्या बना बेटा, बचा हमारे पास 5 6 5 x 9 2 7 4, y के प्लेस पर हमने 4 निकाल लिया है। अल्टरनेट सम करेंगे, 5 + 5 10 + 9 19 + 7 26 + 4 30। क्या ये 30 आ रहा है? एक बार चेक करो। 565 x 9 2 7 4, y की जगह 4 आ रहा है। y की जगह 4 आएगा कि 3 आएगा? 8 × 72 2, 8 × 9 72 और 2 8 × 24, क्लियर? 4 आ रहा है। तो 5 और 5 10 और 9 19 और 7 26 और 4 30 आ गया बेटा, ठीक है, माइनस। अब इसका सम करो, 6 + x + 2 8 और 4 12, 12 + x लिखा हुआ है। या तो इसकी जगह बेटा 0 आ जाए या 11 आ जाए, ये नंबर हमेशा क्या होगा? 11 से भाग जाएगा बेटा। अब 12 की जगह मैं कितना रख दूं? 12 की जगह मैं कितना प्लेस कर दूं? एक बार देखिए फटाफट, 12 की जगह मैं कितना प्लेस कर दूं बच्चों? 5 6 5 x 9 2 7 4 y 9 2 7 4 y, ओके, नो प्लेस। 5 5 10 9 19 और 7 26 और 4 30, ओके, 5 5 10 9 19 और 7 26 और 4 30, वेरी गुड। और 6 + x 6 2 8 और 4 12, x की जगह कितना रख दें? देखो 30 - 12 तो 18 हो गया बेटा, 18, और ये -x हो गया बराबर 0।
तो यहां पर कितना प्लेस कर दे हम? 7। क्या 7 प्लेस कर दे? बोलो बेटा 7 प्लेस कर दे यहां पर। अगर हम यहां पर 7 प्लेस कर दें तो 0 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 18 प्लेस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है? एक ही डिजिट का नंबर लेना है। तो हम क्या करें बेटा, यहां पर देखो ध्यान से, ओके आइए, तो 30 माइनस 12 यानी ये कितना हो गया था बेटा? 18। 18 माइनस एक्स बराबर 0, तो एक्स की जगह 7 रख दें, 0 लेके आओ या 11 लेकर आओ, तो कितना आ गया? 11 आ गया बेटा। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 7। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? एक्स की वैल्यू 7 कैसे निकाल दी मैंने? मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, ये सवाल समझ में आ रहा आपको? 5 5 10 9 19 7 26 4 30 आ रहा है, क्लियर है? तो ये आ गया। अब y की x की वैल्यू 7 आ गई, पुट कर दो 2x प्लस 3y। 2x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 7, ठीक है, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी? 4 आई, ये 14 हो गया और ये 12 हो गया, तो इसकी वैल्यू 26 आ रहा है। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा? 26। क्लियर है? रूल के साथ क्लियर होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 आ रही है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को पॉज करिए, खुद से बनाइए बिना किसी कंफ्यूजन के साथ। पॉज किया, बनाया। चलिए आइए, x बराबर k लिखा है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। x बराबर के इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये इक्वेशन दे रखी है, पहले यहां से x की वैल्यू निकाल लो, वही वैल्यू k हो जाएगी और वो वैल्यू यहां पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो इसको उधर भेज देते हैं, x माइनस 4 अपॉन 7, इधर आ जाएगा ये 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 बराबर x प्लस 1। ये कुछ नहीं करा, इसको उधर भेज दिया और इसको इधर ले आए। एलसीएम आ गया 7 इंटू 3 21, और ये 3 ऊपर जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई अंदर का 3x माइनस 4 12 हो गया, यानी यहां पर 3 का मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस है। 3 इंटू 7 अंदर 7 का मल्टीप्लाई हुआ, 7 इंटू 5 35 माइनस 7 इंटू एक्स बराबर, ये x प्लस 1 था, ये ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूं, 3x माइनस 12, ये माइनस का साइन अंदर एंट्री कर रहा है, तो माइनस 35 माइनस माइनस प्लस 7x, ये 21 क्रॉस मल्टीप्लाई यहां जाएगा, तो 21 इंटू एक्स प्लस 21। अब x वाला x से माइनस होगा, ये सारे एक साथ होंगे, ये 3 और 7 10 हो गया, उधर गया 21 माइनस 10 11x आ गया, माइनस 12 माइनस 45 माइनस 47 हो गया, ये 21 इधर आएगा, तो ये इधर 21 ऐसे हो जाएगा माइनस में। x बराबर कितना जगह? 1 और 7 8, 4 2 6 बटे 11, माइनस का 68 अपॉन 11 आ गया। कितना आ गया? x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? माइनस का 68 अपॉन 11, ये रहा, ये x की वैल्यू आ गई माइनस 68 अपॉन 11, और x बराबर k है, तो यही k की वैल्यू हो गई, यहां पर पुट कर देंगे 11 इंटू k, k की वैल्यू कितनी? माइनस का 68 अपॉन 11 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 11 इंटू के माइनस 68 अपॉन 11 प्लस सॉरी माइनस 12। ये देखिए, ये 11 से 11 कट गया, ये 11 से 11, माइनस 68 में 18 माइनस करेंगे तो 50 आएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 68 12 80 हो जाएगा 70, ये 0 से 0 कट जाएगा, सवाल का आंसर 5/8 आ जाएगा। डी ऑप्शन आया। कितना आसान सवाल था, एक सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था बच्चों इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज करिए, खुद से क्वेश्चन रीड करिए और बनाइए, फिर आंसर मैच कराइएगा। आइए, मीनू रोट सम नंबर ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर एस। ये इन्होंने इस तरह से अरेंज करा है 2 7 9 और 12, 2 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 9, 9 से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में इंक्रीज कर दिया है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद इन्होंने -1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, या -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2, ये नंबर अब ये बन चुके हैं। उसके बाद ईच नंबर से उन्होंने गुणा कर दिया, -1/2, कोई बात नहीं बच्चों।
अब उसकी बात कह रहे बताओ कौन सा सही होगा। नंबर ऑफ टर्म्स इन द असेंडिंग ऑर्डर विल बी चेंज। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बदलेंगे बेटा, पहले भी 4 टर्म थे, 1 2 3 और 4, अभी भी 1 2 3 और 4। नंबर ऑफ टर्म्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी संख्या पहले थी उतनी संख्या अभी भी रहेंगी। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर विल स्टिल रिमेन द सेम। कह रहा है कि जो पहले आरोही क्रम था ऑर्डर बढ़ते हुए नंबर का था वो अभी भी सेम रहेगा। चेक कर लेते हैं। 2 से बड़ा 7 है, ये कट गया -1 हो गया, ये -7/2 है, ये -9/2 है, ये -6 है। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं हो गया, जितनी बड़ी वैल्यू माइनस में होती है उतनी छोटी होती है। जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो माइनस का साइन लगा हुआ वो उतनी छोटी होगी। भाई -1 और -6 में कौन बड़ा है? ये नंबर बड़ा है, ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट नंबर हुआ, ये स्मॉल हुआ क्योंकि 6 बड़ा है पर -6 सबसे छोटा है। तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर रिमेन सेम नहीं, उल्टा हो गया। पहले जो असेंडिंग था अब वो डिसेंडिंग बन चुका है, जो पहले बढ़ते हुए क्रम में था अब वो घटते हुए क्रम में हो गया बच्चों। तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा। मीन ऑफ द नंबर विल रिमेन द सेम। मीन ऑफ द नंबर विल रिमेन द सेम। सवाल क्या कह रहा है कि कौन सा मीन भी सेम रहेगा। एक बार इसका मीन निकाल के चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपको पूरा क्वेश्चन चेक नहीं करना, आप कोई दूसरा क्वेश्चन देख लो। जैसे 1 लिखा है और ये 2 लिखा है बेटा। ठीक है, 1 और 2 का मीन कितना होगा बेटा? 3/2 होगा। 1 और 2 का मीन निकालोगे, अब इसमें 1/2 का गुना कर दो, 1/2 तो ये इतना हो जाएगा। इसका मीन निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 3/2 तो 3/4 नहीं होगा। मीन ऑफ द नंबर विल चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज। मैंने क्या करा, मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से बताता हूं। दूसरे पेज पर आइए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में मैंने नंबर लिया 1 2 3, ये नंबर लिया। ठीक है, इसका मीन निकालोगे तो क्या आएगा? अभी बताया था मीन कैसे निकालते हैं, इनको जोड़ोगे, जितनी संख्या उससे भाग दोगे। 6/3 कितना आ गया? 2 आ गया। अब इसमें हमने क्या करा, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लो। मान लो हम इसमें क्या कर दे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है बेटा, तो मीन सेम नहीं रहेगा, मीन में भी 1/2 से क्यों करो, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब नया मीन निकालो तो 2 + 4 + 6/3, तो 6 4 10 2 12/3, ये आ गया 4। तो देखो मीन कहां सेम है, बदल गया, 2 से 4 हो गया। और आप जानते मीन और एवरेज का एक केस होता है कि जितनी संख्याओं के मीन जितना भी है, अगर उन संख्याओं में जितना गुना करोगे उतना ही मीन में मल्टीप्लाई होगा। जितना उन संख्याओं में जोड़ोगे उतना मीन में जोड़ना पड़ेगा। जितना उन संख्याओं से घटाओगे उतना मीन में डायरेक्ट घटा दोगे। जितना उन संख्याओं में डिवाइड करोगे डायरेक्टली मीन में हो जाएगा। हर संख्या में 2 का मल्टीप्लाई हुआ था तो डायरेक्टली मीन में भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया। देखो, ठीक है, ये हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना है, नोटबुक कर लो। तो सेम नहीं रहेगा, उतना चेंज हो जाएगा। अब भाई तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए तो आंसर बचा डी। चेक करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर विल नॉट बी द चेंज टू डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो मैंने आपको बताया था, जब मल्टीप्लाई करा जो उल्टा हो गया, बड़े से छोटा हो गया। पहले छोटे से बड़ा जा रहे थे, अब बड़े से छोटा हो गया। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। कैसा लग रहा है सवाल का एक्सप्लेनेशन? कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए आपको कैसा लग रहा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बच्चों। क्वेश्चन कितना था ये? क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, बताता हूं, 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ लेकर आता हूं, जवाब दीजिए। वीडियो को पॉज करिए और खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को पॉज करके बनाया होगा। लेट मी एक्सप्लेन। कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹750, इट इज सोल्ड फॉर ₹608। तो और कह रहा है डिस्काउंट 24% दिया गया है। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट जो होता है बच्चों हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। हैड इट बीन सोल्ड ऑन इट्स मार्क प्राइस व्हाट वुड बी हैव प्रॉफिट %? सवाल क्या कहना चाहता हूं, मैं समझाना चाहता हूं। आइए, यहां पे सीपी लिखा हुआ है, ये एमपी लिखा हुआ है और ये एसपी लिखा हुआ है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एमपी मार्क प्राइस अंकित मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होता है बच्चों। क्लियर है? अब ये कह रहा है सवाल कि सर हमने 750 रुपए में कुछ खरीदा है, 608 में कुछ बेचा है
और 24% का डिस्काउंट दिया है, वो भी मार्क प्राइस पर। ये सवाल इतना कहना चाह रहा है, यहां तक सवाल की लाइन जो थी वो मैंने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दी। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देते हैं तो हमेशा सेलिंग प्राइस मिलता है, ठीक है। एक फॉर्मूला बना, मार्क प्राइस पर जब भी आप डिस्काउंट देंगे बेटा तो आपको क्या रिसीव होगा, सेलिंग प्राइस रिसीव होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए, मार्क प्राइस पर जब भी डिस्काउंट देंगे यू विल गेट सेलिंग प्राइस ओनली। अंकित मूल्य पर जब भी छूट देंगे आपको विक्रय मूल्य मिलेगा बेटा, ठीक है। हमें अंकित मूल्य सवाल में नहीं पता, यानी एमपी नहीं पता है, पर डिस्काउंट परसेंट 24% है, यानी 100 रुपए में जो खरीदा था अब 24% की छूट देकर वो 76% पर बेचा जा रहा होगा। अगर मैं 24% का डिस्काउंट दे रहा हूं, इसका मतलब 76% पर बेच रहा हूं आर्टिकल को। 100 रुपए में 24 रुपए कम देने पड़ रहे हैं, पर बेच कितने में रहा हूं, 608 में बेच रहा हूं। यहां से बेटा हमें मार्क प्राइस निकल आएगा। 19 से कट करेंगे, 19 से 4 बार, 19 3 57 और 3 19 से 2 38, 4 से कट करेंगे 8 बार, 100 इंटू 8 बराबर 800 रुपए आ गया इस सवाल का मार्क प्राइस। ये आ गया 800 रुपीज। अब क्या कह रहा है कि अगर हम इसको मार्क प्राइस पर बेचें तो कितना प्रॉफिट अर्न होगा, यानी अब इसको हम यहां पर बेच रहे हैं, ये हमारा एक न्यू सेलिंग प्राइस हो गया। 750 में खरीद रहे हो और 800 रुपए में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है बेटा, प्रॉफिट परसेंट होता है बच्चों, प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100%। ये सब फॉर्मूले जो है आपको नोट करने हैं, लिखने, इसी से बार बार सवाल लगेगा। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 750 की चीज 800 में बेची, 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। खरीदा कितने पे था आपने, 750 रुपए में, इंटू 100%, ठीक है बेटा। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, 25 से 3 बार 75, 25 से 4 बार, 4 इंटू 5 20/3% का प्रॉफिट आपके सामने नजर आएगा। आया? अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा समझने की कोशिश करिएगा, ये सवाल आपको इजी लगेगा। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 के पास लेकर आता हूं। ये क्वेश्चन एक पेडागॉजी से रिलेटेड है, जहां पे टीचिंग के बारे में बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं टीचिंग में। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। अगर टीचर सेंटर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, जहां पर टीचर एक एक्टिव रोल प्ले करता है, टीचर एक सेंट्रल पोजीशन पर होता है और स्टूडेंट जो होता है एक पैसिव रोल करता है। स्टूडेंट लर्निंग करता है, वहां पर रीडिंग कर रहा होता है, लिसनिंग कर रहा होता है, टीचर क्या कर रहा होता है, उसे पढ़ा रहा होता है, टीच कर रहा होता है, सिखा रहा होता है। तो वो कह रहा है कि कौन सा मेथड है बच्चों, जो ग्रुप डिस्कशन मेथड है, ये एक लर्नर सेंटर्ड मेथड है। इसमें बच्चे ग्रुप में बैठकर आपस में डिस्कस करते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई प्रोजेक्ट पे बात करते हैं, और वो ग्रुप डिस्कशन में जैसे कोई टॉपिक दे दिया गया, आज का टॉपिक महंगाई दे दिया गया, सरकारी जॉब का दे दिया गया, सीटेट एक साल में क्यों नहीं हुआ 2025 में, ये टॉपिक देगा। अब बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे, जब डिस्कस करेंगे तो नए नए फैक्ट, नए नए आइडिया निकल कर आएंगे, उससे उनकी क्रिएटिव बाहर आएगा, उनकी थिंकिंग बढ़ेगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी, रिफ्लेक्टिव पावर बढ़ेगी, और वो क्रिटिकल थिंकिंग भी कर पाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या है, ये भी एक लर्नर सेंटर्ड मेथड है। लर्नर सेंटर्ड का मतलब बच्चे को एक प्रॉब्लम दे दी गई, वो घर जाएगा, उस प्रॉब्लम पे सर्च करेगा, ज्ञान लेगा, खुद से डिस्कवर करेगा। तो बच्चे की यहां पर भी आपकी क्या होगी, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, क्योंकि बच्चा यहां पर खुद से एफर्ट डालेगा, बच्चा एक्टिवली रोल प्ले करेगा। जैसे ग्रुप डिस्कशन में कर रहा था, बच्चा एक्टिव रोल प्ले कर रहा था। और भी बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन मेथड होते हैं। फिज बाउल होता है, वो भी एक तरह का टाइप ऑफ जीडी है, उसमें भी एक वो भी एक लर्नर सेंटर्ड मेथड है ना, जहां बच्चा खुद से सर्च करता है। लेक्चर मेथड क्या होता है बेटा, ये जो जैसे अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, यहां पर मैं एक्टिव हूं, आप पैसिव हो, आप केवल सुन रहे हो, रीड कर रहे हो, लिख रहे हो। तो लेक्चर मेथड में क्या करेगा, टीचर मैथमेटिक्स पढ़ाएगा। जैसे अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए, आप केवल सुन रहे हो, समझ रहे हो बेटा, टीचर एक्टिव है और आप केवल ध्यान दे रहे हो। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है, ये भी क्या होता है बेटा, एक लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है, जिसको हम डिस्कवरी या इंक्वायरी अप्रोच भी कहते हैं बेटा, ठीक है। तो यहां पर ही बच्चा क्या करता है, नई चीजों को डिस्कवर करता है। जब आप कोई भी चीज डिस्कवर करोगे तो खुद से सर्च करोगे, जब खुद से सर्च करोगे तो आप सोचोगे, समझोगे, दिमाग लगाओगे, नए नए आइडिया एक्सप्लोर करोगे, तो अपनी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ा रहे होगे। समझ में आ गया बच्चों? आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये एक मैं क्वेश्चन नंबर 8 है,
और ये आज का एक होमवर्क रहेगा, आप करिएगा, या मैं आपको ये क्वेश्चन करा देता हूं, कोई दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा आज, ठीक है। इसको पॉज करिए और बनाइए। द डिस्टेंस कवर्ड इन मीटर्स बाय अ व्हील ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। ओके बेटा, मैं आपको इस थोड़ा सवाल समझाना चाहता हूं, क्या कहना चाहता है। ये एक व्हील है बेटा, जिसकी जो रेडियस है वो बेटा 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और व्हील रेडियस सेंटीमीटर, और ये जो व्हील है, ये जो व्हील है बच्चों, ये जो व्हील है, एक सेकेंड में आपके सामने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। ये व्हील ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 ये व्हील चल रहा है, ठीक है। यानी व्हील ऐसे रोटेट करेगा, जिंग 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 जिंग, ऐसे 350 राउंड कर रहा है। ऐसे व्हील कितने कर रहा है? 350 राउंड कर रहा है। तो जब 350 राउंड करेगा ये व्हील, तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर्ड कर लेगा, इन मीटर में बताना है आपको, ठीक है। मीटर में बताना है कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। आप सोच के देखो, जब भी कोई व्हील एक रोटेशन लेता है बेटा, जैसे मान लो एक ये हमारे सामने कैप है, एक व्हील है बेटा, ठीक है। ये कैप विजिबल है, मैं इसके सामने हाथ लगा देता हूं, ये देखिए ये व्हील है। इसका ये व्हील क्या है बेटा, ये जब व्हील चलेगा तो ऐसे चलेगा, ऐसे। तो ये क्या करेगा, ये पूरी बाउंड्री को चलेगा अपनी, ये क्या चलेगा, पूरी बाउंड्री चलेगा। इस पूरी बाउंड्री का मतलब है अपनी सरकमफ्रेंस चलता है। व्हील जब भी इसको चलता है तो अपनी सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस को तय करता है, इतना ही एरिया लेगा। जब दोबारा यहां बनेगा तो इतना ही एरिया दोबारा लेगा, फिर ऐसे इतना ही एरिया दोबारा लेगा, ऐसे इसको 350 बार चलना है बेटा, ठीक है। तो बेटा ये क्या करता, अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर चलता, अपनी आउटर बाउंड्री को। तो सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई इंटू आर होता है बेटा, क्लियर है, ठीक है। तो इतनी डिस्टेंस एक चक्कर में चलेगा, ये जितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये एक किसमें, एक राउंड में कवर करेगा, ठीक है भाई। ये एक राउंड की इसकी डिस्टेंस होगी। ऐसे हमको 350 राउंड निकालने हैं, तो नंबर ऑफ राउंड इंटू सरकमफ्रेंस करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। ये हमेशा एक फॉर्मूला भी बन जाता है, टोटल डिस्टेंस जब भी निकालनी हो, कुल दूरी, तो जितने भी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है इनटू और एक रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस एक रिवॉल्यूशन की, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक पहिए के चलने में जितनी दूरी तय करोगे नंबर उतने मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो कुल कितने चलने थे, एन की वैल्यू 350 है। कितने डिस्टेंस चलेगा, 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू सवाल ने दे रखी 22/7, और आर रेडियस कितना है बेटा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो और कमेंट करो। 7 से कट करेंगे 50 बार कट जाएगा, और ये देखो 25 इंटू 25 125, और 250, और 22 250 इंटू 5000, ये 5500 आ जाएगा, 55,000। मल्टीप्लाई कर लो, देखो 25 इंटू 5 125, 00, ये 2 का मल्टीप्लाई हुआ 2500 हो जाएगा। यहां से 2 और निकालेंगे 5000 हो जाएगा, 11 बचेगा, 5500 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, पर ये सेंटीमीटर में आया बेटा, क्योंकि हमने ये वैल्यू सेंटीमीटर में पुट करी थी, 25 सेंटीमीटर। सवाल कह रहा है मीटर में बताओ, तो जब भी सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाना है, तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट जाना हमेशा डिवाइड करते हैं, और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से डिवाइड कर दो, 0 से 0, 0 से 0, तो 550 मीटर की डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है बेटा, 550 मीटर, ठीक है। तो आज जितने क्वेश्चंस कराए, आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। ये चैनल हमारा नया है, टीचर्स बाय अनअकैडमी, इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं आपके लिए क्वेश्चन ड्रॉप करता हूं कि बताइए 1 एक प्राइम नंबर है या नहीं। सर ये कैसा बच्चों वाला क्वेश्चन है, 1 इज प्राइम और नॉट, है या नहीं ये कमेंट करना, और है तो क्यों और नहीं है तो क्यों, ये सवाल का आपको आंसर देना है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। आगे कौन सी क्लास चाहिए आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए और भी ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस लेता रहूंगा। और फरवरी 2026 में सीटेट में मैथ्स की प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, बाकी फैकल्टी सब्जेक्ट और भी आपकी हेल्प करेंगे। इस चैनल सब्सक्राइब रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।